हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। हम मध्यकालीन भारत में अगले चैप्टर में भारत में तुर्कों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। भारत में तुर्कों का अभियान दो समय अंतराल पर होता है। इसमें दो मुख्य अभियानों को हमें पढ़ना है। एक महमूद गजनवी का अभियान जो भारत पे लगभग 17 बार आक्रमण करता है, और दूसरा चरण में मोहम्मद गौरी का अभियान, जिसमें उनके दो प्रसिद्ध अभियान तराइन के युद्ध प्रथम और तराइन के द्वितीय युद्ध 1191 और 1192 के समय में पृथ्वीराज चौहान, जो चौहान वंश के शासक थे, उनके विरुद्ध होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में तुर्कों का आगमन। तुर्कों के सैनिक अभियान भारत में 10वीं शताब्दी से आरंभ हो गए थे और इनकी परिणति 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तरी भारत में तुर्क राजसत्ता की स्थापना में हुई। 10वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य इनके अभियान होते रहे और तुर्क सत्ता के रूप में ये परिणाम निकला। 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत में तुर्क सत्ता स्थापना हो गई। चौथे खलीफा के काल में शाम, जो कि सीरिया का जगह है, शाम के गवर्नर अमीर माविया ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया और एक समानांतर खिलाफत की स्थापना की। यह वंश उमैया वंश कहलाया। इसी समय में सिंध में अरबों का आक्रमण व शासन 712 ईस्वी में स्थापित हुआ। इनकी राजधानी दमिश्क में थी। 712 में सिंध में अरबों का आक्रमण हो रहा था। मोहम्मद बिन कासिम, हमने पहले चैप्टर में इसको देखा था। 756 में उमैया वंश की सत्ता को ध्वस्त करके अब्बासी वंश ने खिलाफत पर अधिकार कर लिया। अपनी राजधानी दमिश्क से बगदाद ले गए। अब्बासियों का शासनकाल इस्लाम के इतिहास का स्वर्णिम युग कहलाता है, क्योंकि इसी काल में विद्या, कला और सांस्कृतिक जीवन में व्यापक प्रगति हुई। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अब्बासियों के पतन का लाभ उठाकर अधिकतर तुर्क, जो मध्य एशिया और मावरा उन नहर, जो ट्रांसओक्सियाना क्षेत्र था, जो कि आमू और सीर दरिया, दो नदियाँ, दरिया मतलब नदी, आमू दरिया और सीर दरिया, दो नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र में बसे। ये क्षेत्र ट्रांसओक्सियाना क्षेत्र कहलाता था। मध्य एशिया और ट्रांसओक्सियाना क्षेत्र में अब्बासियों के पतन का लाभ उठाकर कुछ तुर्क इस क्षेत्र में बस गए। यह कबायली लोग थे जिन्होंने धर्मांतरण कर इस्लाम कबूल किया था। अब्बासियों के पतन के साथ दो नए राज्य क्रमशः ईरान और मध्य एशिया में संगठित हुए, सामानी राज्य और इल्खानी राज्य। ईरान में जो राज्य संगठित हुआ उसे सामानी राज्य कहा गया, और जो मध्य एशियाई क्षेत्र में ट्रांसओक्सियाना क्षेत्र में संगठित हुआ उसे इल्खानी राज्य कहा गया। तो ईरान के सामानी राज्य के अधीन कार्यरत प्रांतपति, वहाँ का गवर्नर अल्पतगिन ने 962 में गजनी, जो साउथ वेस्ट अफगानिस्तान था, दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान का क्षेत्र, वहाँ इसने अल्पतगिन ने 962 में गजनी नाम का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। उत्तरी सीमांत का हिंदू शाही शासक जयपाल, मुल्तान और भट्टी राजपूतों की मिली सेना ने अल्पतगिन पर चढ़ाई की, मगर असफल रहे। सुबुक्तगिन ने 990-91 में जयपाल को पराजित कर काबुल और जलालाबाद अपने नियंत्रण में ले लिया। एक टर्म आता है गाजी। गाजी किसे कहते थे? गैर मुस्लिम तुर्क या तुर्कमानों ने, गैर मुस्लिम जो तुर्क थे उनसे संघर्ष जब उनसे अभियान होता था, लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, तो गैर मुस्लिम तुर्कों से संघर्ष में जो मुस्लिम तुर्क सैनिक थे, जो स्वयं सेवक के तौर पे भाग लेते थे, उन्हें गाजी कहते थे। इनका तुर्कों से, जो गैर मुस्लिम तुर्क थे, उनसे इनका संघर्ष होता था, और उसमें जो मुस्लिम तुर्क सैनिक स्वयं सेवक के तौर पे भाग लेते थे अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, उन्हें गाजी कहते थे। सुबुक्तगिन के उत्तराधिकारी महमूद के वंशज अब पंजाब की ओर पलायन कर गए थे, जिसका विलय महमूद द्वारा 1027 में ही कर लिया गया था। महमूद गजनवी 1027 में उसका आखिरी अभियान होता था। इस क्षेत्र में जाट थे, जाटों के विरोध किया था उसने। 1027 आखिरी अभियान, 17 अभियानों में हम उनके अभियानों की चर्चा करेंगे। कुछ समय बाद गौर के एक अन्य शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने गजनी पर अधिकार कर लिया। इसी ने 1186 में महमूद की अंतिम वंशज खुसरो मलिक को हटाकर पंजाब पर अधिकार कर लिया। 12वीं और 13वीं शताब्दी के मोड़ पर मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क शासन
की नींव रख दी और उसके दास व उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे स्थिर बनाया। 11वीं शताब्दी के आरंभ में महमूद गजनवी ने अपने संघर्ष को उत्तर भारत तक विस्तृत किया। भारत में तुर्कों के आक्रमण 2 अलग चरणों में संपन्न हुए। पहला चरण 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच, जो महमूद गजनवी के द्वारा हुआ, गुजरात के तट से लेकर गंगे घाटी तक। गुजरात के तट के करीब सौराष्ट्र में इसने सोमनाथ पे 1025 में अभियान किया था। और दूसरा चरण 1175 से लेकर 1206 तक, जो गौर शासक था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, उसने बंगाल तक सत्ता स्थापित की। तुर्कों का अभियान बंगाल तक हुआ उसके शासनकाल में। महमूद के काल में गुजरात के तट से लेकर गंगे घाटी तक, और जब दूसरे चरण में महमूद गौरी आया, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आया, उसने बंगाल तक अपनी सत्ता स्थापित की। 1206 में गौरी की हत्या और उसके बाद उसके साम्राज्य के बंटवारे के साथ भारत में तुर्क शासन की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के नाम से हुई। यहाँ तक टाइमलाइन क्लियर है। अब देखें, तुर्क आक्रमण के पूर्व भारत की स्थिति क्या थी। राजनीतिक स्थिति कुछ रही होगी जिन्होंने तुर्क आक्रमण को प्रेरित किया होगा। तो कुछ राज्य रहे होंगे, कुछ क्षेत्र रहे होंगे, उन क्षेत्र में शासन किसका था। तो पहला क्षेत्र है मुल्तान और सिंध के राज्य। ये क्षेत्र करामीता मुसलमानों, हमने 2 तरीके के मुसलमानों के बारे में चर्चा की थी पहले चैप्टर में, इस्माइलिया मुसलमान और करामीता मुसलमान। तो सिंध और मुल्तान के क्षेत्र में करामीता मुसलमान शासक के अंतर्गत था यह जो क्षेत्र था, और मुल्तान का शासक फतह दाऊद था। शाही हिंदू राज्य में देखें तो महमूद के आक्रमण के समय वहाँ का शासक जयपाल था। जयपाल की राजधानी वहिंद थी, जिसे उदय भानपुर भी कहते थे। वहिंद साम्राज्य कश्मीर से लेकर मुल्तान तक था। जयपाल के आत्महत्या के बाद आनंदपाल शासक बना। जब महमूद गजनवी आक्रमण करता है तो जयपाल जो सिंध का शासक था उसने आत्मदाह कर ली, आत्महत्या कर ली, और जो उसका पुत्र आनंदपाल शासक बनता है, जब इस पे अभियान करता है तो आनंदपाल भाग के चंदेल शासक के पास भाग जाता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आनंदपाल शासक बनता है, आत्महत्या, जयपाल जब आत्महत्या कर लेता है। अगला क्षेत्र है कश्मीर का राज्य। यहाँ क्षेत्र गुप्त नामक शासक का शासन था, परंतु वास्तविक सत्ता उसकी पत्नी दिद्दा के हाथों में थी। दिद्दा का शासन भी लगभग 1000 AD के आसपास चलता है। इसकी भी चर्चा हमने पहले चैप्टर में की थी, पहले वीडियो में। राजपूत राज, दिल्ली पर तोमर, कन्नौज और काशी पर प्रतिहार, बुंदेलखंड के क्षेत्र पर चंदेल, ये राज्य क्षेत्र थे। आधुनिक जबलपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित चेदी का राज्य, जहाँ कलचुरी वंश का शासन था। मालवा में परवार वंश, गुजरात में सोलंकी, राजधानी अनिलवाड़ा थी। अनिलवाड़ा के चालुक्य थे, सोलंकी थे गुजरात में। और अजमेर में चौहान तथा चित्तौड़ में गुहिल वंश का शासन था। उपर्युक्त विवरण के अनुसार हम यह देखते हैं कि भारत में हर्षवर्धन के मृत्यु के पश्चात राजनीतिक एकता और केंद्रीकृत नेतृत्व का अभाव बना हुआ था। हम देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासक हैं, कोई एक मजबूत केंद्रीकृत शक्ति नहीं है जो इन सबको आपस में बांध कर रखे। और जब भी कभी केंद्रीकृत शक्ति कमजोर होती है तो बाह्य आक्रमण को न्योता देती है, तथा इन राज्यों में निरंतर आपसी संघर्ष के कारण इनकी स्थिति ऐसी नहीं रही थी कि ये किसी विदेशी आक्रमण का सफल प्रतिरोध कर सकें। भारत में 7वीं शताब्दी से ही सामंतवाद का विकास हो रहा था। कुछ इतिहासकार इसे अर्ध सामंतवाद कहते हैं, क्योंकि यह व्यवस्था यूरोपीय व्यवस्था से भिन्न थी। राजपूतों के शासन व्यवस्था इसी प्रणाली पर आधारित थी। राजपूतों के सामाजिक संगठन में भी कुछ दोष थे। उदाहरण के लिए, जहां उनमें अपने कबीले के प्रति प्रेम था, वही दूसरे कबीले के प्रति प्रेम व निष्ठा का अभाव था। समाज में भेद था, एकता और समानता की अभाव थी। सामाजिक बंधुत्व की भावना संकीर्ण होने लगी थी। जहां एक ओर इन राजनीतिक दुर्बलता और समाज में भेद के कारण भारत असुरक्षित था, वहीं दूसरी ओर आर्थिक रूप से अत्यंत धनी एवं संपन्न था, क्योंकि सामंती प्रथा में किसान से लगान, भेंट और उपहार के रूप में काफ़ी धन सामंतों और शासकों के द्वारा वसूला जाता था। और इन संचित धन ने महमूद का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया और तुर्कों के आक्रमणों की एक लंबी श्रृंखला चालू हो गई। महमूद गजनवी के आक्रमण के कारण क्या रहे? सबसे प्रमुख कारण तो हमें जानकारी है, हमें साफ साफ नजर आ रही है कि धन की आवश्यकता थी। ये उसे धन की आवश्यकता थी क्यों?
वह ईरान और मध्य एशिया को जीतने के लिए अधिक उत्सुक था। भारत की ओर उसके आक्रमण का कारण क्या रहा? क्योंकि भारत तो कल्चरली उससे बहुत अलग है। तो कारण यह था कि वो चाहता था ईरान और मध्य एशिया के क्षेत्रों पे विजय करे, क्योंकि वो कल्चरली, भाषाई तौर पे, धर्म के तौर पे, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वो गजनी के क्षेत्र के समान था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो सैन्य अभियान के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। वो भारतीय अभियानों के बाद में ही मध्य एशिया में युद्ध लड़ता था। जब उसके हम 17वें आक्रमण को देखेंगे तो हम पाएंगे कि वो एक आक्रमण भारत में कर रहा है और एक आक्रमण मध्य एशिया में, फिर वो एक आक्रमण भारत में कर रहा है, फिर वो एक आक्रमण, तो वो हर एक आक्रमण के बाद भारत से धन की प्राप्ति करता था और फिर वहां जाके भारत से महमूद ने हाथियों की प्राप्ति की, सैन्य अग्रता भारत की, जिससे मध्य एशिया में अभियान कर सके। तो भारत में आक्रमण के मुख्य कारण के रूप में हमने देख लिया धन की आवश्यकता, जिससे कि वो मध्य एशिया और ईरान के क्षेत्र में आक्रमण कर सके। यहाँ से उसको हाथियों की भी प्राप्ति हो रही है। जब यहाँ युद्ध कर रहा था तो यहाँ वो कुछ सैनिक बंधक बना रहा था, जिसे वो लेबर्स के तौर पे, स्लेव के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकता था। महमूद के आक्रमण के धार्मिक कारण के संदर्भ में मोहम्मद हबीब ने तार्किक और निष्पक्ष ढंग से प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार मोहम्मद ने गजनी का शासन उत्तराधिकार के युद्ध के पश्चात प्राप्त किया, अतः वह अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए खलीफा से सुल्तान के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता था। इसके लिए उसने खलीफा के समक्ष पत्र लिखकर हिंदुस्तान पर आक्रमण करने और इस्लाम को सुदृढ़ करने की प्रतिज्ञा की थी। इसके अतिरिक्त वह मध्य एशिया में साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। इसके लिए वहाँ के मुसलमानों के बीच लोकप्रियता बनाए रखना चाहता था। इसलिए महमूद ने अपने भारतीय अभियानों को धार्मिक औचित्य प्रदान किया। हबीब के मत अनुसार महमूद के आक्रमण को धर्म युद्ध कहना भूल होगी। इन अभियानों के पीछे केवल धन प्राप्ति का लक्ष्य था। मोहम्मद हबीब ने यह भी लिखा है कि इस्लामी कानून में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो महमूद के द्वारा विनाश एवं विध्वंस के कार्य को उचित ठहराए, मगर धर्मांध मुसलमानों ने ऐसा ही किया। महमूद एक चालाक राजनीतिज्ञ था और उसे समकालीन धर्मांधता का पूरा लाभ उठाया। देखो, महमूद गजनवी को अपने लिए सुल्तान की उपाधि चाहिए थी, जिससे कि उसके साम्राज्य को एक ऑथेंटिकेशन मिल सके खलीफा से, और खलीफा का ऑथेंटिकेशन प्राप्त करने के लिए ही उसने, जब उसको पत्र लिखा तो उसमें उसने अपने धर्म प्रचार को लेकर प्रतिज्ञा ली, जिससे कि उसे सुल्तान की पदवी धारण हो जाए। सुल्तान खलीफा का एक गवर्नर के तौर पर जाना जाता था, जिसे साम्राज्य स्थापना करने की अनुमति प्रदान होती थी। प्रमुख अभियान है जो प्रीलिम्स फैक्ट है, उसको हम लास्ट में देखेंगे, जिसमें इसमें 17वें अभियान के बारे में, भारत में जितने अभियान किए, किस शासक के विरुद्ध किए, वो हम इसके अंतिम पार्ट में देखेंगे। अगला टॉपिक है महमूद के आक्रमण के परिणाम क्या हुए। हमने कारण देख लिया, अब महमूद गजनवी के आक्रमण के भारत में परिणाम क्या हुए। परिणामों को हम 4 अलग डायमेंशंस में देखेंगे: राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम, सैन्य परिणाम और सांस्कृतिक परिणाम क्या हुए। महमूद के आक्रमण के परिणाम विभिन्न स्तरों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में देखे जा सकते हैं। प्रथम, राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक क्षेत्र में महमूद के आक्रमणों के प्रत्यक्ष परिणाम महत्वपूर्ण नहीं हैं। महमूद का उद्देश्य भारत में साम्राज्य विस्तार का नहीं था। हालांकि पंजाब का क्षेत्र को उसने मिलाया और यहाँ भी उद्देश्य साम्राज्य विस्तार नहीं था, बल्कि भारत में एक सैनिक केंद्र, छावनी स्थापित करना था। इससे उत्तरी भारत का सीमांत क्षेत्र पहले की भांति सुरक्षित नहीं रहा। महमूद ने उत्तरी भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना का मार्ग जरूर प्रशस्त कर दिया। आर्थिक परिणाम, महमूद के आक्रमणों को यदि ध्यानपूर्वक देखें तो वह एक वर्ष भारत में अभियान करता था तो दूसरे वर्ष मध्य एशिया में। उसने भारत से लूटे धन के बल साम्राज्य विस्तार के लिए ही नहीं, बल्कि अपने राज्य के गौरव में वृद्धि के लिए भी किया। दूसरी ओर भारत के लिए ये आक्रमण आर्थिक क्षति का कारण सिद्ध हुए, क्योंकि मंदिरों व राजमहलों में कई पीढ़ियों से संचित धन को महमूद ने लूट लिया। 30 वर्षों के अस्थिरता के बावजूद भारत अत्यंत धनी एवं संपन्न देश था। इसकी आर्थिक क्षति का प्रभाव स्थायी नहीं हो सका। भारत इतना धनी था कि उसके 17 वर्षों के लूट के बाद भी भारत अभी भी अत्यंत धनी था। इस पे
ये जो आर्थिक क्षति थी वो स्थिर नहीं हो सकी। सैन्य परिणाम क्या हुए महमूद के आक्रमण के? महमूद ने युद्ध में हाथियों की उपयोगिता को सीखा, परंतु भारतीयों ने इसका कोई लाभ नहीं उठाया। जब 1.5 शताब्दी बाद, लगभग 150 साल बाद महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद जब मोहम्मद गौरी का अभियान होता है, तब भी भारतीय असंगठित थे और पराजित हुए। सांस्कृतिक परिणाम, प्रत्यक्ष परिणाम की उपेक्षा परोक्ष दुर्गामी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। प्रत्यक्ष रूप से महमूद के कार्य नकारात्मक जरूर थे, परंतु इससे न तो हिंदू धर्म का विनाश हो सका, न ही भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना। महमूद के आक्रमणों ने इस्लामी और हिंदू संस्कृति के बीच संपर्क में योगदान दिया, एक पुल बांधने का काम किया। महमूद ने अल-बैरूनी को प्रश्रय दिया था, जिसने तहकीके हिंद लिखी। इस पुस्तक को एक और नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं किताबुल हिंद। अभियानों ने पंजाब एवं मध्य एशियाई यात्रियों के लिए मार्ग सुगम बनाया। इसके साथ ही सूफी संत का भारत में प्रवेश हुआ। भारत में तुर्क आक्रमण, जो टॉपिक हमने प्रीलिम्स के नाम पे अभी छोड़ा था, वो ये टॉपिक है भारत में तुर्क आक्रमण, महमूद गजनवी का जो 17 अभियान है, हम उससे देख रहे हैं। प्रीलिम्स फैक्ट है, तुर्की में सबनेट अंपायर था, गुलाम वंश था, जहाँ का शासक था अल्पतकीन। इसका भी एक गुलाम था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। ये दोनों अफगानिस्तान आए, यहाँ पे तुर्क एम्पायर स्थापित किया। अल्पतकीन ने अपने बेटी का विवाह सुबुक्तगीन से कर दिया, अपने गुलाम सुबुक्तगीन से। अल्पतकीन के मृत्यु के बाद सुबुक्तगीन शासक बना 963 से 977 तक। सिंध क्षेत्र का शासक था जयपाल। 977 में सुबुक्तगीन का अभियान हुआ, जिसे भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण के रूप में जानते हैं। सुबुक्तगीन का पुत्र होता है, बेटा होता है महमूद गजनवी, जो कि यामिनी वंश का हुआ। 17 बार आक्रमण किया भारत पे। 2 इसके कारण रहे, धन अर्जित करना और धर्म प्रचार करना। यह खलीफा द्वारा सुल्तान कहलाने वाला प्रथम गजनी का शासक था। सुल्तान गवर्नर ऑफ खलीफा कहे जाते थे। चलिए इनके आक्रमण को ध्यान से देखते हैं। पहला इन्वेजन करता है महमूद गजनवी जयपाल के विरुद्ध, जो कि हिंदू शाही राज था, जिसकी राजधानी वह हिंद थी या उदय भानपुर थी। 1001 ईस्वी में जयपाल आत्मदाह कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। 1005 में अब्दुल फतेह दाऊद मुल्तान क्षेत्र का शासक था, पाकिस्तान, यह भी हार जाता है, डिफीट हो जाता है। 1008 में पुनः यह सिंध वाले क्षेत्र में, नागरकोट के क्षेत्र में जयपाल के पुत्र अनंतपाल पे अभियान करता है। अनंतपाल के साथ कन्नूर, कन्नौज और उज्जैन के सेना थी। ये सम्मिलित सेना को महमूद गजनवी हरा देता है। अनंतपाल नागरकोट के क्षेत्र में जब अभियान होता है अनंतपाल के विरुद्ध, तो यहाँ पे मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली जीत बताता है कौन? महमूद गजनवी। वह स्वयं को बुद्ध शिकन कहता था, मूर्ति भंजक। 1018 और 19 में कन्नौज के शासक राजपाल पे ये आक्रमण करता है। कन्नौज के शासक राजपाल पे आक्रमण करता है, और ये जो शासक है राजपाल, ये डर के भाग जाता है। भाग के जाता है बुंदेलखंड के क्षेत्र में, जो चंदेल शासक विद्याधर वहाँ शासन कर रहा था। विद्याधर राज्यपाल से गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है कि तुम भाग के क्यों आए, तो राजपाल को विद्याधर ही मार देता है। फिर विद्याधर पे आक्रमण करता है महमूद गजनवी, लेकिन विद्याधर भी मजबूत शासक था, तो इन दोनों के बीच कोई निर्णायक युद्ध नहीं हो पाता है, दोनों के बीच एक संधि हो जाती है। तो यह एक असफल अभियान होता है किसका? महमूद गजनवी का। 1025 में भारत के गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र सौराष्ट्र के क्षेत्र में महमूद गजनवी का सबसे प्रमुख अभियान होता है सोमनाथ मंदिर को, जहाँ ये लूटता है। स्वयं को यह मूर्ति भंजक कहता है, बुद्ध शिकन कहता है, और यहाँ से यह भारी मात्रा में धन अर्जित करता है। जब मोहम्मद गजनवी यहाँ से धन अर्जित करके वापस अपने क्षेत्र गजनी लौट रहा होता है, तो रास्ते में जाटों का आक्रमण होता है और वो इससे कुछ धन लूट लेते हैं। महमूद गजनवी वापस लौट के आता है, इन जाटों के विरुद्ध युद्ध करता है, अभियान करता है 1027 में, जो कि इसके भारत में सबसे अंतिम अभियान के रूप में जानता है। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और भारत में जिन क्षेत्रों पर इसने अभियान किया था उनमें थे काबुल, दिल्ली, कनौज, मथुरा, थानेश्वर, कांगड़ा, कश्मीर, त्रिपुरी, बुंदेलखंड, बंगाल एवं पंजाब। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया भारत में तुर्क आक्रमण का पहला पार्ट, जिसमें हमने महमूद गजनवी के अभियानों के बारे में देखा, उसके
अभियान के कारण को समझे, अभियान के श्रृंखला को देखा, अभियान के परिणाम को देखा राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। अगले वीडियो में हम मोहम्मद गौरी के अभियान को देखेंगे, तुर्कों के अभियान के दूसरे चरण को। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।